बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा था पिछले वीलॉग में, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कादी फ़ायद ईसा साहब ने कौन सी ऐसी 3 चीज़ें की हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा इलेक्शन जो है उसका प्रोसेस ख़राब हो गया है और पाकिस्तान एक बहरान से दो चार हो गया है। ये चीज़ों पर हम बात करते हैं, लेकिन फाफिन की एक रिपोर्ट है। फाफिन कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, ये पाकिस्तान में चेक करता है कि इंतखाबात का जो अमल है वो ठीक हुआ या गलत हुआ। इनके नुमाइंदगान होते हैं और हर हलके से ये लोग रिपोर्ट करते हैं। फाफिन की जो रिपोर्ट है, नॉर्मली जो फाफिन की रिपोर्टें हैं वो PMLN को सूट कर रही होती हैं, लेकिन इस मरतबा इस बड़े पैमाने पर धांधली हुई है कि उन्होंने भी जो रिपोर्ट जारी की है वो भी मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून हर उस शख्स को गाली दे रही है जो इलेक्शन में धांधली के बारे में बात भी करता है, चाहे वो कोई कमिश्नर है, चाहे वो कोई और ऑफिसर है, कोई रिटर्निंग ऑफिसर है, कोई RO है, कोई और निज़ाम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है। मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी इन्होंने चढ़ाई कर दी है। तो ये देखें, फाफिन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट का तकाजा है कि ROs ने फॉर्म 47 इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स और मजाज मुबस्सरीन की मौजूदगी में बनाने होते हैं। यानी एजेंट्स भी आएंगे सियासी जमातों के, और जो उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद होंगे, और जो मुबस्सरीन हैं, जो लोग उसको देखने के लिए आए हैं, नज़र रखने के लिए, उनकी मौजूदगी में बनाएंगे। अब इस वक्त जो 260 इंतखाबी हलके हैं उनमें से 135 के ROs ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। यानी 260 हलकों में इलेक्शन हुआ, 135 में कानूनी तकाजे ही पूरे नहीं हुए। ये आपके इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है कि आधे से ज़्यादा हलकों में फाफिन ने जो है वो एतराज़ उठा दिया है। फाफिन की रिपोर्ट में कहा गया कि ROs ने कौमी असम्बली के 135 हलकों में फाफिन मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा करने ही नहीं दिया। जो मुबस्सरीन है, जो देखना चाहते थे कि पता चले नतीजा कैसे बन रहा है, उनको आने ही नहीं दिया और मुशाहिदे से रोके गए। जो मुबस्सरीन हैं उनके हलकों में से 46 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के 43 और पीपल्स पार्टी के 28 उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं। यानी नून लीग के 43 ऐसे हैं और पीपल्स पार्टी के 28 ऐसे हैं जहां पे बिल्कुुल उन्होंने आने नहीं दिया करीब। इलेक्शन कमीशन के अमले ने फटकने नहीं दिया फाफिन को भी और मुबस्सरीन को भी। और 65 इंतखाबी जो हलके हैं उनके नताइज की तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को जायजे से रोका गया, और ऐसे हलकों में जो है वो ज़्यादातर जो कामयाबी है वो PMLN के पास है। और फाफिन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर के इस अमल से इंतखाबी शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासर हुई हैं। यानी जो कुछ भी ROs कर रहे थे उससे जो इंतखाबात हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं रहे। रात 2 बजे तक नताइज की जो तैयारी की कानूनी मोहलत थी वो सिर्फ 4 इंतखाबी हलकों के अंदर उसके ऊपर अमल हुआ है। 80 हलकों में से 42 में जो रिकॉर्ड मैसर है वो टेम्पर्ड है, उसके शवाहिद जो हैं और थैले जो हैं वो खोले हुए थे। इंतखाबी उम्मीदवार या एजेंट्स के बगैर खोले गए वो थैले। ROs ने कौमी हलकों में फॉर्म 45 की गिनती 53 गलतियों की निशानदेही करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दुरुस्ती करवाई। यानी ये जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं ये साफ साफ बता रही है कि धांधली किस लेवल पे हुई है और किस तरीके से हुई है। अब इसके ऊपर कुछ तजावीज़ हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करके इस सारे अमल को दुरुस्त किया जा सकता है। वो तजावीज़ क्या है कि इलेक्शन कमीशन जिन हलकों को चैलेंज किया गया है उनके नताइज का ऑडिट करे, और जिन हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया है इनकी जांच पड़ताल की जाए। जब ऑडिट किया जाए तो सियासी जमातों के उम्मीदवारों को और आज़ाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए। यानी दोनों जमातों के उम्मीदवार, उनके नुमाइंदगान आए, और आज़ाद मुबस्सरीन यानी मीडिया के लोग और दीगर जो मुबस्सरीन होते हैं वो भी आएँ। और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर रद्द अमल दे और मामले की जो टेक्निकल तहकीकात हैं वो कराई जाएँ। टेक्निकल तहकीकात का मतलब यह है कि थंब इम्प्रेशन, पेपर, हर चीज़ को चेक करना है। वो कुछ चीज़ें आगे बताई भी हैं। सरकारी दस्तयाब इलेक्शन दस्तावेज़ात पर तहकीकात की जाएँ, तमाम दस्तावेज़ात जो हैं उनको महफूज रखा जाए, उनके ऊपर तहकीकात की जाएँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील के साथ बैलेट पेपर्स के बैग या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स को देखा जाए, ये कैसे खोले गए हैं। बैलेट पेपर्स अकाउंट के बैग, जारी बैलेट पेपर्स की अकाउंट फाइलें, इंतखाबी फहरिस्त की मार्क कॉपी को देखा जाए। यानी वो सारा रिकॉर्ड चेक किया जाए जो इस प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होता है। 1 बाय 1 देखा जाए कि किसी जगह से अगर कोई पेपर या कोई वोट गायब है तो वो फिर कहाँ है। यानी जो उम्मीदवार है
उसको जब वोटर वोट डालने आते हैं तो हर वोटर अपना अंगूठा लगाता है, तो एक अंगूठे के साथ दूसरा अंगूठा नहीं मिलता। और जब धांधली की जाती है तो एक ही आदमी कई कई वोटों के ऊपर अंगूठा लगा देता है, तो वो फिर पकड़े जाते हैं। तो ये सारी एक फोरेंसिक ऑडिट इस तरह से होता है। गिनती में शामिल और खारिज किए गए वोट जिनको ज़ाया किया गया है उनका बाकायदा जायज़ा लिया जाए कि वो ज़ाया किए गए हैं या ज़ाया हो गए थे, यानी ये भी देखा जाए ना कि बदनीयती तो नहीं है इसके अंदर। और फिर पहले मरले में उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ात बशमूल नतीजा फार्म के दुरुस्त मुकम्मल दस्तयाब होने का जायज़ा लिया जाए। दूसरे मरले में गैर तस्दीक शुदा फार्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायज़ा लिया जाए, कि ऐसे फार्म जो तस्दीक शुदा ही नहीं है उनके असरात का जायज़ा लिया जाए। और इलेक्शन ऑफिशल्स का भी एहतसाब किया जाए जिन्होंने ये इलेक्शन करवाया है। और 15 लाख का अमला तैनात हुआ था, वो क्यों नहीं ठीक तरीके से काम कर सके। फार्म 45 की मुख्तलिफ कापियों की तहकीकात जो है उसके ऊपर वजाहत की जाए। अगर इंतखाबी खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं तो वो पोलिंग स्टेशन या पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवाई जाए, वो इलेक्शन ही वहाँ पर दोबारा करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन सारा अमल नोटिफिकेशन से 60 दिन के अंदर अंदर करे। जब रिजल्ट जारी करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं, तो 60 दिन के अंदर अंदर सारा काम कर दे। और जब वो अपना फैसला दे दे और उससे गैर मुतमईन हो उम्मीदवार, तो वो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर ले। ये फाफर ने कुछ दी हैं जी तजावीज़। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि कमिश्नर के मामले के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहा है जी तहकीकाती कमेटी हम तश्कील दे रहे हैं। बात यह है जो भी तहकीकाती कमेटी होगी वो किसके अंडर में होगी? वो होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में। तो वो कैसे तहकीक करेगी इन सारी चीज़ों की, इन इल्ज़ामात की? और जो इल्ज़ामात काजी फ़ायद ईसा साहब पे लगे हैं उनकी तहकीकात अगर अदलिया करेगी और काजी फ़ायद ईसा साहब बैठकर सुनेंगे तो कैसे तहकीकात होंगी? मेरे ख्याल में इंसाफ भी यही है और लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फ़ायद ईसा साहब अपने आप को इन चीज़ों से अलग करें और फिर अदलिया का फुल बेंच इस सारे मामले को सुने। और उसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन के इस मामले की तहकीकात करनी है तो वो फिर इंडिपेंडेंट बॉडी करे, इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे असर वो नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर इंतखाबात में धांधली के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। अभी 4 जमाती इत्तेहाद ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी है और बलूचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। कोयटा से कराची जाने वाली शाहराह बंद है, पंजाब के साथ लगने वाले रास्ते बंद हैं और इसके अलावा जो गवादर शहर के इलाके सरबंद के मुकाम पर गवादर कराची जो शाहराह है जिसको आप कहते हैं कोस्टल हाईवे, वो भी बंद है और मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो है वो एहतजाज हो रहा है। तो पहिया जाम हड़ताल बलूचिस्तान में चल रही है। 4 बड़ी जमातों ने हड़ताल की है और ये जमातें जो है नेशनल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल पार्टी की कॉल है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने तौर पे एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो हुकूमत लेने से भाग रहे थे, अब उनको हुकूमत लेनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि उनको ये पता चल गया है और उनको ये इशारा दे दिया गया है कि आपको ये हुकूमत लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस हुकूमत के लिए तो इतनी धांधली की गई है। पीपल्स पार्टी को लगभग कराची की और हैदराबाद की और आसपास की वो सीटें जितवाई गई जिन सीटों पे उनका हक नहीं था, यानी 20 सीटें पीपल्स पार्टी के पास इजाफी हैं। PMLN के पास जो सीटें इजाफी हैं उनकी तादाद लगभग 60 या इससे ज़्यादा है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी गई हैं इन दोनों की जानिब से। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनके साथ जो धांधली हुई है उसमें एटलीस्ट तकरीबन उनसे जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद 70 से 80 के दरमियान वो लोग मानते हैं कि इतनी सीटें उनसे छीनी गई हैं। 179 नशिस्तों के ऊपर फॉर्म 45 के मुताबिक वो कामयाब हुए थे। अब पीपल्स पार्टी को जब पता चला कि हुकूमत में आना पड़ेगा तो अब वो पावर शेयरिंग के फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं और वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए रजामंद हो गए हैं। स्पीकर का ओहदा उन्होंने पहले ही मांग लिया था, वो ले रहे हैं और अब पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि हमें वफाकी काबीना का हिस्सा बनना पड़ेगा। नून लीग ने एक बड़ा दाव खेला था लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसके साथ साथ जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर अपना हिस्सा मांग लिया है। यानी मैं आपको बता देता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। नून लीग के अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, PTI के भी सपोर्टर हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो सपोर्ट करते हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये वतीरा है कि वो जैसे ही आते हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स को नवाजते हैं और उनके ज़रिए से फिर निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपना हिस्सा मांग लिया है कि जहाँ फलां जगह पे जहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं वहाँ पे, यानी वो पुलिस के अंदर पोस्टिंग मांगेंगे,
वो डीसीज मांगेंगे अपने, वो कमिश्नर्स अपने मांगेंगे और उन्हीं के ज़रिए से फिर मामला आगे चलाए जाते हैं। करप्शन भी इसी अंदाज में होती है। बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। बिलावल ने यह क्लेम किया कि बिलावल को यह कहा गया था PMLN की जानिब से कि मैंडेट की रोशनी में 3 साल पहले आप हमें दे दें और हमारे साथ काबीना का हिस्सा बन जाएं और आखिरी 2 साल हम आपको दे देते हैं, फिर हम आपकी काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। बिलावल ने कहा, मैंने उसको मुस्तरद कर दिया। मैंने कहा जी मैं वोटों के साथ आऊँगा और जब लोग मुझे वोट देंगे तो फिर मैं हुकूमत में आऊँगा, इस तरह तो नहीं आऊँगा। यानी बिलावल को ये पता है कि इस वक्त जो हुकूमत बन रही है वो वोटों के बगैर ही बन रही है। मैंडेट उनके पास नहीं है लेकिन वो हुकूमत बना रहे हैं, मजबूर हैं बेचारे, जितनी धांधली उनके लिए की गई है। अब इतना कुछ कर दिया तो हुकूमत तो उनको बनानी पड़ेगी। अब ये 3-2 का जो फार्मूला है, बिलावल ने फिलहाल तो इसको मुस्तरद किया है, लेकिन आप बंदर बांट चेक करें इनकी कि 3 साल हुकूमत हम करते हैं, 2 साल तुम कर लो। उसकी वजह यह है कि जो भी आखिरी 2 साल हुकूमत करेगा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जूतियाँ उसको पड़ेंगी। ये पढ़ा लिखा फार्मूला है। यानी जो भी आखिरी 2 साल में होगा सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा कि ये है वो बंदा जिसने बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का। और ये PMLN ने अपनी तरफ से एक चालाकी की थी, लेकिन बात यह है कि 3 साल उनकी भी हुकूमत चलनी है या नहीं चलनी उनको तो ये भी नहीं पता अभी। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीटें वापस लेने में कामयाब हो जाए तो फिर तो इना उस तब्दीली आ जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी और ये तो नाते धोते रह जाएंगे, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक रिस्क मौजूद है। बहरहाल ये PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में चीज़ें चल रही हैं, इनको हम रिपोर्ट करते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से 2 खबरें। एक तो उनका नोटिफिकेशन रोक दिया गया था, पहले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि उनका कौमी और सूबाई असम्बली की जो कामयाबी के नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए थे, अब जारी कर दिए हैं। एक कौमी असम्बली की और एक सूबाई असम्बली की नशस्त पे वो कामयाब हो गए हैं। अब लीगली वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अदालत में जाएंगे, हमारी जो मखसूस नशस्तों का मामला है उसके ऊपर हमें हल करना पड़ेगा और हम अदालत के पास भी जाएंगे। उनके पास जो आसान रास्ता है कि वो किसी ऐसी जमात को ज्वाइन कर लें जो एक आधी सीट भी जीती हो खैबर पख्तूनख्वा से, उस जमात को सारे मिलकर ज्वाइन करें और बाद में उस जमात को अपने कंट्रोल में ले लें और उस जमात की बिहाफ के ऊपर अपनी ख़वातीन को मखसूस नशस्तों के ऊपर बना दें। मेरी इत्तला के मुताबिक जो जमात थी जिसका हिस्सा बने थे परवेज़ खटक साहब, ये जमात बहुत पहले से रजिस्टर्ड थी, बाद में इसका नाम बदला गया था। वो जमात उसके असल मालिकों के पास पहुंच चुकी है और परवेज़ खटक साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब हो ये रहा है कि उस जमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग ज्वाइन करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, उसमें सारे ज्वाइन करेंगे और उसके बदले में जो जमात के हेड हैं या जो जमात के असल मालिक हैं उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी हैं। वो आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या मांग रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें क्या दे सकती है इसके बदले में, क्योंकि तहरीक इंसाफ की बहुत सारी नशिस्तें ख़तरे में पड़ जाएंगी मखसूस अगर वो ये एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि उनके पास 24 घंटे का वक्त है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के वक्त, तो आज के ही दिन है, सिर्फ अभी जब आप सुन रहे हैं तो आज का दिन है उनके पास कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे ना रखें बल्कि किसी सियासी जमात के साथ शो कर दें ताकि उस सियासी जमात में शमूलियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अहल हो जाएं मखसूस नशस्तों के लिए, चाहे वो अक़लियत की हैं चाहे वो ख़वातीन की हैं। तो इसके ऊपर अब काम होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा का मैंने आपको बता दिया, वफाक का जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके साथ कर रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह बना रही है और वो अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए मार्जिन क्रिएट कर रही है। ये सारा कुछ इसलिए हो कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने 3 चीज़ें बहुत बुरी की हैं और तारीख उनको याद रखेगी कि उन्होंने ये पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की, क्योंकि वो तो कादी फ़ायद ईसा साहब मुस्तकबिल में बताएंगे, लेकिन 3 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो एक फ़ैसला दिया और जिस पे उन्होंने बात नहीं सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बाकी जमातों की, जब सब ने कहा कि ये जो आरओज़ हैं ये एक्चुअली लिए जाते हैं अदलिया से, ये जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं, छोटी अदालतों के ऑफिसर्स होते हैं जो आरओज़ बनते हैं और उनको ख़रीदना, उनको दबाना, उनको धमकाना वो मुश्किल होता है क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अंदर सियासतदानों का किरदार नहीं होता, उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अंदर सिविल ब्यूरोक्रेसी का किरदार नहीं होता। वो अदलिया का एक अलहदा स्ट्रक्चर है, वो वहाँ से कंट्रोल होते हैं, लिहाजा उनके ऊपर उतना दबाव नहीं हो सकता, तो उनके ऊपर एतबार ज़्यादा किया जा सकता था। लेकिन इस मरतबा क्योंकि धांधली करनी थी तो आरओज़ बना दिए गए ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी अफसरान, इसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया गया था। लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब ने बात ही नहीं सुनी।
हालांकि लाहौर हाई कोर्ट से ये फैसला आ गया था कि ये आरओज़ सही इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद कादी फ़ायद ईसा साहब ने उसको उड़ा दिया, लाहौर हाई कोर्ट की बात नहीं सुनी और नतीजा ये निकला कि आरओज़ ने दबाकर धांधली की है और अब आपके सामने है सारी सूरत हाल। नंबर 2 जो कादी फ़ायद ईसा साहब ने किया वो बल्ले का इंतखाबी निशान जो छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक स्याह फैसला है, पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस किया था कि ये आप जुर्माना कर सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आप करोड़ों लोगों से उनका इंतखाबी निशान नहीं छीन सकते। अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान में मंडियां खुल जाएंगी, क्योंकि ये सारे जब आज़ाद जीतेंगे तो इनको खरीदने के लिए मंडियां लग जाएंगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी जो आजकल हो रही है। तो ये कादी फ़ायद ईसा साहब ने बड़ा मायूस कुन फैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ गए और बल्ले का निशान इमरान खान साहब से छीन लिया। उसके बाद सारे उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं, अभी तक मंडियां चल रही हैं और जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी खतरे में हैं। ये दूसरा था। तीसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गई तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने बहुत अजीब तरीके से मजाक उड़ाया इस सारे मामले का और इसके ऊपर किसी किस्म का इंसाफ नहीं किया। पूरी दुनिया की रिपोर्टिंग आज ये बता रही है, आलमी सतह पर तमाम अखबारात, तमाम जरीदे, तमाम टीवी चैनल्स, तमाम आलमी मुबस्सरीन सब के सब ये कह रहे हैं कि टिका के धांधली हुई है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब को कुछ दिखाई नहीं दिया। ये वो ज़्यादतियाँ हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुई हैं बदकिस्मती से, और आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ हमें कभी नहीं होना चाहिए था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।